वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो अपने ही तरह की स्पीशीज को कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए पार्ट 1 वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें हमने स्टडी करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में पहले स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, फिर हम उसके टाइप्स हैं दो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो मेनली उसके टाइप का जो एक पार्ट है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में मेनली हमारा फोकस उस पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, नाम से ही समझ आ रहा होगा, कुछ रिप्रोड्यूस करना, कुछ पैदा करना, या अपने जैसी ही स्पीशीज को जनरेट करना, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करना, तो उसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। सो वी हैव रिटन हियर the definition of reproduction. It is a biological process in which living organisms give birth to their young ones of their own kind. तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में परफॉर्म होता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने खुद के यंग वंस को, या कह लीजिए उनके अपने बच्चों को, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, जो कि उन्हीं के जैसे होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो उसमें अगर हम उसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये जो हम अपने यंग वंस को, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यंग वंस को, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर तरह की स्पीशीज है उसको कंटिन्यू रखना टिल मैनी जनरेशंस। ठीक है, तो वो है उसका सिग्निफिकेंस, कि वो अगर हम आज अपनी तरह की स्पीशीज को देख सकते हैं, तो आने वाले काफी सालों बाद, 100 ईयर्स के बाद, या काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी उसकी प्रेजेंस रहे, तो दैट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डीएनए। सो फ्रेंड्स, डीएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर in a biological process or in a reproduction, because this is a basic event. You can see in the third point that it is a basic event of reproduction is the creation of a DNA copy. Now why it is a basic event? क्यों? Because क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो उस टाइम पे हाँ, ये जो स्पीशीज हमारे जैसे ही जनरेट हो रहे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने तरह के ही स्पीशीज को जनरेट करते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो ऐसे खुद के स्पीशीज को, अपने जैसे स्पीशीज को कैसे जनरेट कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इस तरह का एसिड है जो क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की इनहेरिटेंस है। मीन्स इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट्स में जो प्रॉपर्टीज होंगी इंटरनल, उनको पास करेगा अपने अगले स्पीशीज में या यंग वंस में, तो वो डीएनए के थ्रू आगे जाती हैं ये प्रॉपर्टीज। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो इनहेरिट कर सके, वो नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी तभी वो स्पीशीज जो है ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही बनेंगे, या उनके ऑफस्प्रिंग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे कोई भी एनिमल की बात कर ले, ह्यूमन बीइंग की या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो जो भी जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो अपने तरह के ही ऑर्गेनिजम्स को करते हैं। तो वो डीएनए की वजह से ही होता है। तो उसमें क्या होता है, मेनली इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आगे बच्चों में जाती है, या कह लीजिए उनके यंग वंस में। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। तो पर्टिकुलरली ये जो डीएनए है सेल के अंदर, ये एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम करता है। तो देखते हैं अब ये बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जब दो कह लीजिए फ्यूज होंगे, जब हमारी
ये जो रिप्रोडक्शन होता है आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है, तो उसमें ज़रूरत होती है एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की। तो जब उनकी फ्यूजन होती है इकट्ठे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन से 2 कॉपीज बनेंगी डीएनए की उस रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। ठीक है, वो 2 कॉपीज बन गई। ठीक है, अब वो जो 2 कॉपीज बनी है डीएनए की सिमिलर, तो वो अब क्या होंगी, एक कॉपी तो उस मेन सेल के अंदर ही रहेगी, बट जो दूसरी कॉपी होगी वो निकल जाएगी उससे बाहर। अब सिर्फ निकलने तक का ही काम नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर सेल भी चाहिए होगा, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए, जिसकी वजह से क्या उसको उसकी न्यूट्रिशन में, उसके लाइफ प्रोसेस में वो हेल्प कर सके। नाउ अगला स्टेप है क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसके साथ साथ ही क्या होगा, जब कॉपीज बनेंगी 2 डीएनए की, तो उसके साथ साथ एक एडिशनल सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, एक जो डीएनए है वो तो रहेगा, जो मेन होगा हमारा उस कॉपी के अंदर ही रहेगा, मेन सेल के ओरिजिनल सेल के अंदर एक डीएनए, लेकिन दूसरे डीएनए को वो पुश कर देगा उससे बाहर दूसरे सेल के अंदर, जो दूसरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना होगा उसके अंदर। ठीक है, तो मेनली जब ये डीएनए की कॉपी होती है तो उस में वेरिएशंस भी रहती हैं काफी। अब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो जाएंगे, उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और कुछ नहीं होंगी, तो कुछ वेरिएशंस रहती हैं, और वो वेरिएशंस अच्छी रहती हैं, जिससे क्या होता है कि वो हेल्प आउट करता है एवोल्यूशन में। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ 2 क्वेश्चन की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, जो डीएनए की कॉपिंग हो रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि वो पास करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। मेनली उसकी यही इंपॉर्टेंस है कि वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, या मेनली आप कह सकते हैं ये उस इंफॉर्मेशन को पास करता है, जिससे क्या होता है कि स्पीशीज जो होते हैं, जो फर्दर स्पीशीज क्रिएट होते हैं, वो अपने ओरिजिनल स्पीशीज के जैसे ही नजर आते हैं, और उनका जो बॉडी डिजाइन है वो सेम रहता है। ठीक है, तो वो डिटरमाइन करता है उसके बॉडी डिजाइन को, एक इंडिविजुअल के बॉडी डिजाइन को। तो मेनली उसमें ये इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो हम बता सकते हैं उस डीएनए कॉपी से हमें पता लग सकता है कि ये जो स्पीशीज है ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। अब ये जो वेरिएशन रहती है उन स्पीशीज में, ये क्या अच्छी है। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल क्यों रहती है। यस, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि क्या होता है कि अगर उनमें ये वेरिएशंस नहीं रहेंगी, मान लेते हैं कि वेरिएशंस नहीं है, स्पीशीज में वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होता है कि उनमें सपोज करिए अगर कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस आ गई, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आ गई, जिसमें या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है या कह लीजिए टेम्परेचर बहुत लो हो गया, तो उनका उस टेम्परेचर वाली कंडीशंस में सरवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि ताकि जो वेरिएशंस होती हैं वो अच्छी रहती हैं, कि कुछ स्पीशीज जो होती हैं कुछ उस एडवर्स कंडीशंस में कुछ मर जाएंगी, कुछ स्पीशीज जो है खुद को उसमें ढाल लेंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वेरिएशंस अच्छी रहती हैं, ताकि वो स्पीशीज जो है काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम उनको देख सकें, या उनकी जो है एवोल्यूशन हम काफी ईयर्स तक आगे देख सकें, एवोल्यूशन उनमें हो सके। तो ये इसकी इसीलिए हम कहते हैं कि दिस वेरिएशन इज वेरी मच बेनिफिशियल, या कह सकते हैं कि वेरिएशन होना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और अब हम समझते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक तरह से आपके डिफरेंसेस भी कवर हो जाएंगे, साथ में यहाँ पे आपका कवर हो रहा है एडवांटेजेस ऑफ, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन हमने ऊपर दिया, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपके एडवांटेजेस भी हो जाएंगे और साथ में एक डिफरेंसेस के तौर पे भी कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, मीन्स दूसरे पेरेंट की जरूरत होती ही नहीं है। तो वहां पे जो रिप्रोडक्शन होती है वो सिंगल पेरेंट खुद ही कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है अमीबा का। तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इसका अंदर न्यूक्लियस होता है ना, ये यूनिसेल्युलर होता है, सिर्फ इसमें एक ही सेल होता है अंदर, और इसके इधर उधर इसका प्लाज्मा, ठीक है, या साइटोप्लाज्मा। तो जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो देखिए इसकी जो डिवीजन होगी वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरीके से।
ठीक है, तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि एक सिंगल पेरेंट कैसे इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। तो ये जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिंगल पेरेंट होते हैं और ये खुद ही डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि ह्यूमंस में, अब ह्यूमंस में तो 2 पेरेंट्स की जरूरत है, मेल एंड फीमेल की, तो इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, द एंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। ऑब्वियसली जब एक सिंगल पेरेंट है तो अब जब वो मैच्योर हुआ तो उसने डिवाइड कर लिया, उसमें टाइम नहीं लगा ज्यादा, ना ही उसकी एनर्जी इतनी वेस्ट हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो है लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, जब तक उनकी कह लीजिए मेटिंग नहीं होगी, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद भी टिल 9 मंथ्स लग जाते हैं उसमें अपनी तरह के स्पीशीज को ही जनरेट करने में। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगती है और ज्यादा टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसेक्सुअल में, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है एट अ फास्टर रेट होती है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसे जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे पेरेंट की। ठीक है, वो खुद ही जब मैच्योर होगा तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ स्लोअर रेट। वैसे तो आपको पता ही है कि देश की आबादी बहुत जल्दी बढ़ रही है, बट कंपैरेटिवली अगर हम एसेक्सुअल से कंपेयर करें तो ये कम है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशन क्यों रहती है? बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसी की कॉपी जो होगी आगे निकल के आ जाएगी, तो वेरिएशन उतनी ही कम होंगी। जितने यहाँ पे देखिए ऑन दी अदर हैंड समझते हैं कि वहां पे ज्यादा वेरिएशन क्यों होती है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन क्यों रहती है? देखिए बिकॉज यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन इसलिए रहती है कि देखिए यहाँ से मेल यहाँ से स्पर्म आया होगा एंड फीमेल के एग में जाके जब ये फ्यूज होगी तो दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज आई होंगी। तो वेरिएशन जब अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी दोनों तरफ से, तो वहां पे जो वेरिएशन रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ वेरिएशन ज्यादा रहती है। जैसे कि अभी हम फर्दर देखते हैं कि एवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है ये। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल का, द स्पीशीज इज वेरी वल्नरेबल टू चेंज इन एनवायरमेंट। इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें कम वेरिएशन होने के कारण जो ये अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने खुद को एडवर्स कंडीशंस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एनवायरमेंट की कंडीशंस अगर चेंज हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, वैसा हो जाए तो कुछ स्पीशीज जो होती है वो खुद को उसमें नहीं ढाल पाती हैं। ठीक है, तो वो नहीं जिंदा रह सकती है। बट इसमें जो होती है वेरिएशन ज्यादा रहती है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे जो खुद को ढाल सकते हैं उन एनवायरमेंट कंडीशंस में। ठीक है, तो ढाल सकते हैं, दे कैन अडॉप्ट टू द चेंज इन एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल का, दिस डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। ऑब्वियसली देखिए हमने पढ़ा कि वेरिएशंस कम होंगी, ना ही ये खुद को उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडॉप्ट कर पाएंगी, तो उस वजह से वो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, वो एवोल्यूशन नहीं ला पाते हैं, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम नहीं देख सकते हैं, तो इट मीन्स उनमें एवोल्यूशन भी नहीं होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस रहती है। ठीक है, उस वेरिएशन के कारण कह सकते हैं कि उनमें उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने की जो उनकी कंडीशन होती है वो सरवाइव कर जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक देख सकते हैं उन स्पीशीज में और उनमें एवोल्यूशन आ जाता है। तो ठीक है, एवोल्यूशन कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास ह्यूमंस को आप देख सकते हैं पहले वो कैसे थी। पहली जो स्टार्टिंग की जनरेशन थी उसमें जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर था कुछ मंकी लाइक स्ट्रक्चर था एंड देयर बॉडी वाज लाइक बेंट। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी हमारी स्ट्रेट होने लगी, तो कितना एवोल्यूशन आया, अब बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये होता है ह्यूमंस में जो एवोल्यूशन आया। अब इनमें एवोल्यूशन इसीलिए आया क्योंकि इनमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे एग्जाम्पल है अमीबा। अब ये दिस डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन, इनमें इनको हम लाखों सालों तक नहीं देख सकते हैं, इनकी स्पीशीज खत्म होने की कगार पे हो सकती हैं। ठीक है, और इनमें हम कोई एवोल्यूशन नहीं देखेंगे, अगर होंगी तो वे इसी तरह की होंगी जो हमने ऊपर अभी डायग्राम में स्टडी किया, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे खत्म हो जाते हैं हमारे डिफरेंसेस।
नाउ अब स्टडी करते हैं डिटेल में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारी टाइप्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं ये, फिजन, सबसे पहले फिजन, देन बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो फिजन है हमारी वो दो तरह की है, बाइनरी और मल्टीपल। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम उनके एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, बाइनरी फिजन है हमारी, it is a process of reproduction in which unicellular organism divide into two organism। unicellular का मतलब है कि ये सिंगल सेल है, ये देख सकते हैं हम इनका सिंगल सेल। लेट्स चेंज द कलर, सो वी कैन टेक हियर रेड। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है दैट इज यूनिसेल्युलर, एक ही सेल है, इट मीन्स यूनिसेल्युलर, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे टू ऑर्गेनिजम्स में, मीन्स एक सिंगल सेल विल डिवाइड इनटू टू। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन में रहता है वन सिंगल सेल विल डिवाइड इनटू टू, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन एंड इट इज ओनली फॉर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको इसमें एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और याद रखने साथ में डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे है अमीबा सबसे पहले, तो अमीबा को स्टडी करते हैं यहाँ पे। अब अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, कुछ हिला डुला सा स्ट्रक्चर, इसके अंदर है सेंटर में न्यूक्लियस। तो इट इज नाउ यूनिसेल्युलर बिकॉज सिंगल सेल्ड है, पेरेंट अमीबा है। तो जब ये फुली मैच्योर हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसके जो न्यूक्लियस था उसकी डिवीजन होनी शुरू हो गई, देख सकते हैं आप, ये इलोंगेट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, जब इलोंगेशन हुई तो उसके बाद इसने दो में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, उसके बाद ये साइटोप्लाज्मा की डिवीजन होनी हुई। तो अब देखिए ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, तो टू डॉटर अमीबास यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। तो जो बाइनरी फिजन रहती है अमीबा की वो इस तरीके से रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लिशमेनिया, देन पैरामीशियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा, लिशमेनिया, पैरामीशियम, ये बैक्टीरिया जो है ये इसी की फॉर्म्स हैं ऊपर, एंड प्रोटोजोआ। तो एग्जांपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, लिशमेनिया का देखते हैं कि बाइनरी फिजन ऑफ लिशमेनिया किस तरीके से होती है। तो लिशमेनिया की बाइनरी फिजन देख सकते हैं आप, ये भी सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये आप इसकी टेल देख सकते हैं, तो इसकी टेल की ये इलोंगेट होनी शुरू हो गई है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेल इलोंगेट हुई, जब ये फुली इलोंगेट हो गई तो देखिए साथ के साथ क्या हो रहा है, टेल के इलोंगेशन के साथ साथ न्यूक्लियस की भी डिवीजन होनी शुरू हो गई है। तो न्यूक्लियस दो में हो गया। एट द एंड अब आप देख सकते हैं कि उसके साइटोप्लाज्मा की डिवीजन होगी, बट इसकी जो डिवीजन रहती है वो सेंटर में से रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये होती है लिशमेनिया की डिवीजन, आगे जाके ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसका थर्ड एग्जाम्पल जो था हमारा दैट इज पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की डिवीजन देखते हैं। अभी पैरामीशियम जो है ये भी सिंगल सेल्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए एक माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो दोनों की डिवीजन होगी। साथ में क्या हो गया, इसके देखिए आप, इसकी जो स्किन के ऊपर है छोटे छोटे कांटेदार ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैक्रो न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग एंड माइक्रो न्यूक्लियस, तो दोनों की डिवीजन हो रही है। और ये इलोंगेट हो रहा है, यहाँ पे इलोंगेट होते होते दोनों डिवाइड हो गया। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी मीन्स अब साइटोप्लाज्मा की डिवीजन होगी, तो यहाँ पे अब ये दो डॉटर पैरामीशियम्स फॉर्म कर लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे बाइनरी फिजन हो जाता है कंप्लीट। अब है हमारा मल्टीपल फिजन। तो देखिए ये फिजन की दो टाइप्स हैं, एक बाइनरी और एक है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या है, जैसे बाइनरी फिजन था कि एक डिवाइड होता था टू सेल्स में, यहाँ पे जो सिंगल सेल्ड होगा वो डिवाइड होगा मोर देन टू, मीन्स 2+, दो से बहुत ज्यादा। सो डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। मीन्स एक सेल की डिवीजन हो रही है इनटू मेनी सेल, तो उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जाम्पल मेनली यहाँ पे है प्लाज्मोडियम एंड क्लाइडोमोनास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यू नीड टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स, क्योंकि पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लाज्मोडियम को यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीपल फिजन कैसे करता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो मल्टीपल फिजन अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे क्या होगा, काफी सारे न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो गया है फर्दर, ठीक है। तो जब ये डिवाइड हो चुका है फर्दर, तो उसके बाद क्या होगा, ये बर्स्ट अप हो जाएगा और सारे डॉटर न्यूक्लियाई अलग अलग एक प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल फिजन रहती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा जो इसका टाइप है वो है बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकेंड टाइप है बडिंग, दिस इज द सेकेंड टाइप दैट इज बडिंग। तो बड मीन्स एक कली। अब हम समझेंगे कली से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है एक
पूरा प्लांट। तो देखिए अ न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ और अ बड। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक आउटग्रोथ हुई यहीं से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रा और यीस्ट इसका। तो हाइड्रा के एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं, तो इसके यहाँ पे क्या हुआ, एक बड फॉर्म हुआ छोटा सा, फिर वो बड धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, ठीक है। कली थी वो बड़ी होने लगी, तो जैसे ही वो पूरी फॉर्म हो गई, बड़े हाइड्रा में फॉर्म हो गई, तो अब क्या हुआ, वो उसका वेट नहीं ले सकता, तो वो अब जमीन पे गिर जाएगा और यहाँ पे जाके वो अपनी ग्रोथ को करने लग जाएगा। तो ये होती है हाइड्रा की इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम बडिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड टाइप है हमारे पास इसकी स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर्स है, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पेरेंट प्लांट विल जनरेट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो इनटू अ प्लांट। एक पेरेंट प्लांट जो होगा वो एक बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स में जनरेट होगा और जिससे क्या होगा, एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है राइजोबस एंड म्यूकोर। तो अगर आप देखा होगा आपने, जो ब्रेड पे फॉर्म हो जाती है काई जैसी बनके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम राइजोबस कह लीजिए, ठीक है। तो वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो उस पर क्या होता है, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो टॉप पे क्या है, इस पे स्पोर्स है, तो बहुत सारे स्पोर्स है ये, ठीक है। तो ये एक पहले इसके अंदर थे, जब ये बर्स्ट अप होंगे तो सारे एयर में फैल जाएंगे। अब क्या हुआ, इसके एडवांटेज क्या है कि ये जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स जब फटते हैं, तो ये अपने आप ही अपने लिए खुद एक प्लेस या मीडियम ढूंढ लेते हैं जिसके ऊपर ये ग्रो हो सके। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये अपने लिए अलग अलग मीडियम्स ढूंढ लेते हैं ताकि कंपटीशन एक जगह पे कम हो, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, वहां पे कंपटीशन नहीं होगा। तो ये ब्रेड के ऊपर की ये इसकी स्टेम होती है, ठीक है, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये होती है स्पोर फॉर्मेशन। बेस्ट एग्जांपल इज राइजोबस म्यूकोर, जो कि आप ब्रेड के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्पोर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। क्या कह लीजिए इसके एडवांटेजेस क्या होंगे स्पोर फॉर्मेशन से। तो ये स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर। स्पोर्स जो होते हैं एयर की वजह से बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फार ऑफ प्लेसेस में, सो दैट कंपटीशन एक जगह पे कम हो। एक जगह पे नहीं रहेंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो वहां कंपटीशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस वजह से उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। एक इसका बढ़िया एडवांटेज है कि ये एक थिक वॉल से कवर होते हैं ताकि उनमें डिहाइड्रेशन या पानी की कमी ना हो, ठीक है, किसी ऐसी कंडीशंस में जब हमें पानी की जरूरत पड़ जाती है ज्यादा। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एक ही स्पोरेंजियम में, तो ठीक है। तो ये इसके बेस्ट एडवांटेजेस हैं उसकी ग्रोथ के लिए। तो चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन को। इनको हमने आमने सामने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ इनको एग्जाम्स में डिफरेंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है या कुछ कंफ्यूजन भी रहती है बच्चों को इसमें, तो इसलिए हमने इनको ऐसे रखा है। तो फ्रेगमेंटेशन को स्टडी करते हैं। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही समझते हो कि एक फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती होगी कोई चीज। So, a fragment of the parent breaks off and develops into an entirely new but genetically identical individual. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास लिचन्स एंड स्पायरोगायरा। तो ये जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा क्या है, जो पानी के ऊपर आप एक ग्रीन कलर की परत देखते हैं या काई देखते हैं, उसको हम कहते हैं स्पायरोगायरा। तो वो एक हरे रंग की होती है, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि अगर वो एक जगह से टूट जाए या ब्रेक हो जाए 3 फ्रेगमेंट्स में, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3 फ्रेगमेंट में, 1, 2 एंड 3, तो इनकी जो डिवीजन रहती है वो अपने आप ही ये ग्रो कर जाता है पूरे के पूरे स्पायरोगायरा में, या पूरी की पूरी परत जो अपने आप ग्रो होने लग जाएगी। अब उनमें कोई ऐसे स्पेशल रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, वो खुद ही ऐसे ग्रोथ होने लग जाती है, उनके सेल्स ही अपने आप डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मीन कोई अगर बॉडी का पार्ट कट गया या टूट गया, जैसे छिपकली की पूंछ जो कट जाती है, क्या वो ग्रो उसकी रीजेनरेट हो जाती है? नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझते हैं कि उनमें रीजेनरेशन कैसे होती है। द रीग्रोथ ऑफ अ डैमेज्ड और मिसिंग ऑर्गन पार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म को काट दिया जाए या फिर उनका कोई ऑर्गेनिज्म मिस हो जाए तो वो खुद ही खुद उस पूरे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को पूरे रीगेन कर लेते हैं बाय रीजेनरेशन। क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिव सेल, क्योंकि वहां पे स्पेशलाइज कुछ ऐसे रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं जो उनकी रीजेनरेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया एंड फ्लैटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनेरिया एंड फ्लैटफॉर्म। तो यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको मैंने 3 हिस्सों में काट दिया ऐसे, ठीक
ठीक है, मान लीजिए कट गया 3 हिस्सों में, एक सिंगल पेरेंट। तो अब क्या हुआ, इसके जो ये अलग अलग पार्ट्स हुए हैं तीनों, ये खुद ही खुद पूरे प्लेनेरिया में ग्रो हो जाएंगे, बिकॉज इनमें जो प्रेजेंट है, इनमें यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है हर एक पार्ट में, इसीलिए इनकी इस तरीके से ग्रोथ हुई है कि वो पूरे के पूरे प्लेनेरिया में ग्रो हो गया। बट जो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में है, वहां पे कोई ऐसे रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होते, स्पेशल रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होते, उनकी खुद ही खुद सेल की डिवीजन होती रहती है और वो पूरे का पूरा एक स्पाइरोगायरा फॉर्म कर लेता है। तो ये था फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और एक रीजेनरेशन का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट why more, यहाँ पे होगा more, MORE, why more complex organisms cannot give rise to the new individual through regenerations। अब देखिए रीजेनरेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं ग्रो कर सकते, बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देखिए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजेनरेशन। वाई, बिकॉज वहां पे होता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उस बॉडी में जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं हर एक फंक्शनिंग के लिए। सो ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ देयर बॉडी वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, सो दे वर्क एज अ यूनिट। They can generate their lost body parts such as skin, muscles, blood, etc. वो क्या करते हैं, they can regenerate, वो अपने lost body parts such as skin, हमारी अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनकी स्किन में अगर कट लग जाए तो वो अपने आप हील अप हो जाता है। कुछ मसल्स की अगर लॉस हुई है तो बाय टेकिंग अ गुड डाइट वो कैन अपने मसल्स को वो दोबारा रीगेन कर सकते हैं। अगर ब्लड का लॉस हुआ है तो वो भी हो जाता है बॉडीज में। बट अगर कोई बॉडी का पार्ट कट जाए तो दैट कैन नॉट बी ग्रोन into a न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजेनरेशन, ठीक है। तो ये होता है इसमें कि हमारे जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, वो अपना, या फिर एनिमल्स की बात ले लीजिए, वो रीजेनरेशन से ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हर एक ऑर्गन जो होता है वो डिपेंड करता है, सभी ऑर्गन्स जो होता है फंक्शनिंग उनकी टुगेदर होती है वहां पे। जैसे हम बात करें अपने हार्ट की, लंग्स की, किडनीज की, ह्यूमन ब्रेन की, सो दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है, उनकी जो वर्किंग होगी वो इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है रीजेनरेशन के थ्रू। तो अब हम लास्ट है इसका, फिर जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव ये होता है प्लांट्स के केस में। सो यहाँ पर जो प्लांट्स में होती है रिप्रोडक्शन, वो हमारी सेक्सुअल भी रहती है और एसेक्सुअल भी रहती है। तो यहाँ पे मेनली हम प्लांट्स में पहले तो स्टडी कर लेते हैं एसेक्सुअल कैसे रहती है, सेक्सुअल को हम बाद में स्टडी करेंगे। तो सेक्सुअल भी दो तरह की, एक तो नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। तो पहले हम स्टडी करते हैं नेचुरल। तो नेचुरल जो है, नेचुरल तरीके से, जैसे हमारी रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे प्लांट्स के जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकती है, दैट इज बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। तो फर्स्ट बाय रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो को अगर आप ध्यान से देखिए तो उसके ऊपर कुछ ऐसे लंबे लंबे बाल से उगे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे धागे से होंगे, तो वो क्या होती है, वो रूट है। तो रूट से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सेकंड, स्टेम से कैसे ग्रो होता है, स्टेम का बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। तो अगर आलू की बात करें, आलू को थोड़े दिनों के लिए ऐसे रख दिया जाए तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का कुछ उगने लग जाता है पत्तियों जैसा। अब देखिए पत्तियां किसके ऊपर उगती है, एक स्टेम के ऊपर। तो इट मीन्स आलू यहाँ पे एज अ स्टेम एक्ट करता है, ठीक है। तो आलू एक स्टेम हुई और उसके ऊपर जो ग्रो हुई वो लीव्स। तो देखिए स्टेम से हम कैसे एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाय लीफ, बाय लीफ बेस्ट एग्जांपल इज, ये बहुत ही रेयर होते हैं, ब्रायोफिलम। बेस्ट एग्जांपल इज ब्रायोफिलम। क्या होता है बाय लीफ, एक लीफ जो होती है अगर टूट के मिट्टी में गिर जाए तो उसके क्या होता है, ये जो नॉचेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ से नया प्लांट ग्रो होने लग जाता है। देख सकते हैं हम, नया प्लांट ग्रो हो रहा है। तो बाय लीफ से हम इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं, नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल हमने स्टडी कर लिया कि बाय स्टेम, बाय रूट एंड बाय लीफ। आर्टिफिशियल जो होता है जो ह्यूमन बींग खुद करते हैं, जैसे कि कटिंग से, कि क्या हुआ, जैसे बेस्ट एग्जांपल है रोज। तो रोज की स्टेम को अगर कट करके आप मिट्टी में लगा दें और पानी पूनी दें तो उसमें क्या होगा, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा रोज का। वैसे ही दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, मैंगो का एग्जांपल है कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप एक मैंगो की स्टेम को कट करके दूसरे मैंगो में उसमें लगाएं कट करके, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये प्लांट जो है बड़ा हो चुका है, ये अभी छोटा ही है, तो हमने छोटे वाले को कट करके यहाँ लगा दिया। तो अब क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी, इसको अच्छे से बांध बूंद दिया जाएगा थोड़ी सी मिट्टी मुट्टी के साथ, थोड़े दिनों में ही क्या होगा, ये हील अप हो जाएगी और एक अच्छे प्लांट में ग्रो हो जाएगी। तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी फास्टर। अब ये छोटा प्लांट था, हमने इसको बड़े प्लांट में लगा दिया मान लिया,
तो इसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होने लग जाएगी। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है कटा हुआ, इसको स्टॉक कहते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको सियॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ्टिंग की जाती है, बट ये हम खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चाहिए थोड़ी जो मान लीजिए थोड़ी स्किल्ड लेबर चाहिए। तीसरा पार्ट है लेयरिंग। उसके बाद लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है जैस्मिन का। लेयरिंग का मतलब है कि एक प्लांट है, उसी के स्टेम को हमने बेंड करके इस तरीके से मिट्टी में लगा दिया बढ़िया दबा के। ठीक है, और इसमें अच्छे से खाद खुद डाली, जो नेचुरल खाद होती है। ठीक है, और थोड़े दिनों में हमने क्या देखा कि ये जो प्लांट है ये जब ग्रो होने लगा और यहाँ से इसकी रूट्स भी ग्रो हो गई हैं, तो फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो लेयरिंग इस तरीके से करी जाती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। अब हमें पता लग गया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल तरीके से भी। तो देखिए इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं। एक तो है ट्रू टू द टाइप। ट्रू टू द टाइप मीन्स जो हर एक प्लांट जब हम लगाएंगे तो दैट विल बी अ क्लोन ऑफ द पेरेंट, मीन्स वो सिमिलर ही होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, ईच विल बी एग्जैक्टली द सेम। हर एक प्लांट जो होगा बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट से, बिल्कुल भी उनमें डिफरेंसेस नहीं होगा। द ओनली वे टू रिप्रोड्यूस स्टेरिलाइल वैरायटीज मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें की सीड प्रेजेंट नहीं होते, उन प्लांट्स को हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल में है विटिस विनिफेरा, ऑरेंज बनाना, इनमें सीड नहीं होते, इन प्लांट्स को हम इस तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो इसकी एडवांटेज है। एंड स्पीड टू द मैच्योरिटी इज मच क्विकर। ग्राफ्टिंग में हमने स्टडी किया कि एक छोटे प्लांट को ग्राफ्ट किया जाए अगर एक बड़े प्लांट के ऊपर, तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगेगी, उसमें फ्रूट्स जो है बहुत जल्दी उगने लगेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं इसके एडवांटेजेस। अब लेते हैं डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि देयर विल बी लिटिल चांसेस ऑफ न्यू वेराइटी अराइजिंग। क्यों न्यू वेराइटी अराइजिंग के लिटिल चांसेस क्यों होंगे? क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि प्लांट ग्रो होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इनमें डिजीज लग जाते हैं इन प्लांट्स में बहुत जल्दी। नाउ कॉस्ट दे रिक्वायर अ स्किल्ड लेबर, जैसे मैंने अभी बात करी थी, कोई आम बंदा इनको नहीं कर सकता है। ठीक है, ग्रो एंड केयर भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। थर्ड है टाइम, ईच प्लांट हैज टू बी इंडिविजुअली प्रोपेगेटेड। टाइम लेगा हर एक प्लांट को इंडिविजुअली, केयर भी चाहिए, प्रोपेगेट करना इनको, हर एक प्लांट को देखना। ठीक है, सो दैट टेक्स वेरी मच टाइम। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे वाइज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ द प्लांट्स। सम टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए हम इसके ले सकते हैं एडवांटेजेस कि कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों कर सकते हैं, बिकॉज उनमें जिन प्लांट में सीड प्रेजेंट नहीं होती है उन प्लांट्स को ग्रो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर और क्या, इनमें हम हर एक वेराइटी जो होती है वो सेम रहती है पेरेंट वेराइटी से, तो इस तरीके से ग्रो करना इनको बढ़िया रहता है। ठीक है, एंड स्पीड भी बहुत, उनकी मैच्योरिटी, स्पीड टू द मैच्योरिटी इज वेरी मच क्विकर। ठीक है, बहुत जल्दी एक छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में ग्रो किया जा सकता है। तो दीज आर दी एडवांटेजेस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, तो अगर क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्राइब करने के ना ही कोई चार्जेस हैं और ना ही किसी का कोई फायदा या नुकसान है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब नेक्स्ट वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुझे पता है कि बच्चों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज अभी हम आगे ह्यूमंस की बात भी करेंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा कि हमारी बॉडी जो है हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।